डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को एक बार फिर जहर उगला है। USCIRF ने बाइडेन प्रशासन से विदेशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कथित रूप से निशाना बनाने का हवाला देते हुए अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को विशेष चिंता का देश के रूप में नामित करने का आह्वान किया। इस सरकारी एजेंसी की आवाज़ तब तक नहीं निकलती जब अमेरिका पूरी दुनिया में आतंकवाद के नाम पर निर्दोष मुसलमानों का खून बहाता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका ने आतंकवाद के नाम पर कितने निर्दोष अफगानों को मार डाला, इराक पर सामूहिक विनाश के हथियारों का झूठा आरोप लगाकर आक्रमण किया और सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, समझी की ओर बढ़ रहे लीबिया को तबाह कर दिया। USCIRF ने जहर उगलते हुए कहा कि विदेश में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। एक बयान में कहा गया कि USCIRF ने भारत के व्यवस्थित चल रहे और धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के कारण भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है। USCIRF के कमिश्नर स्टीफन शेक ने कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में बिना सबूत भारत की संलिप्तता का आरोप दोहराया। उन्होंने अमेरिका में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकवादी गुरबख्श सिंह पन्नू की कथित तौर पर हत्या की साजिश के दावे को बेहद परेशान करने वाला बताया। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत शुरू से ही अमेरिकी एजेंसी के इस आरोप को सिरे से खारिज करता रहा है। अमेरिका खुद स्वीकारता है कि उनके देश में धार्मिक अत्याचार काफ़ी ज़्यादा है। हाल के दिनों में अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं का भी है। अमेरिका खुद काले गोरे के भेदभाव का सबसे बड़ा पीड़ित देश है। इसके बावजूद वो अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पूरी दुनिया को ज्ञान देने की नाकाम कोशिश करता रहता है। आइए हम ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा के बारे में बात करें। शनिवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का भारत यात्रा में दूसरा दिन है। वो प्रधानमंत्री से और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीएम के साथ सार्थक वार्ता की। सुरक्षा, रक्षा, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के अहम मुद्दे में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। ओमान के सुल्तान शुक्रवार को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे, जो खाड़ी देश के शीर्ष नेता के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की शुरुआत में कहा, ओमान के सुल्तान के 26 साल बाद भारत की राजकीय यात्रा करने के कारण भारत ओमान संबंधों में आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं पूरे भारत की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, दोनों नेताओं ने कई मुद्दों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। बागची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं ने राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंधों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर किए हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि उन्होंने हमास इजराइल की जारी जंग की वजह से जो स्थिति बनी है उस पर भी चर्चा की है। सुल्तान का स्वागत सुबह राष्ट्रपति भवन में पूरे रस्मों के साथ किया गया। भारत के विदेश मंत्री ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही सुल्तान के आने का ऐलान करते हुए कहा था कि महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा है, जो कि भारत और ओमान सल्तनत के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और ओमान सल्तनत राजनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है। आइए अब उनका राष्ट्रपति भवन में किस प्रकार से स्वागत हुआ उसको थोड़ा सा देख लें हम।
हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर बिल के बारे में जो अमित शाह जी ने लोकसभा में इसके पक्ष में बोला और बताया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 70 सालों से जो लोग अपमानित हुए, जिनकी अनदेखी की गई, उन सभी लोगों को न्याय अधिकार दिलाने का बिल है। साथ में उन्होंने पीओके को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बोलते हुए बोला है कि पीओके के लिए भी जो है हमारे जम्मू कश्मीर के सदन में उनके लिए भी सीटें रिजर्व में रखी जाएंगी। आइए उन्हीं की भाषा में जो है लोकसभा में उनका जो रिप्लाई था उसको सुने। सीटें क्योंकि वो हमारा है, डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन।